ओके चलो गाइस, इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक करो एक बार, so that we can start. ओके सही है, चलो कर दे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो, तो कल हम लोग जाते जाते किसके बारे में बात कर रहे थे? हाँ जी, ट्रेड पेएबल्स के बारे में बात कर रहे थे अपन। उसका एक पार्ट अपना बाकी था, वो क्या बाकी था अपना? वैल्यूएशन, ये वाला असर्शन चेक करना बाकी था। सो आर यू गाइस रेडी? यस सर। सो जो भी ट्रेड पेएबल्स है उनका जो वैल्यूज है वो बराबर से रिकॉर्ड करी है या नहीं, उसके बारे में अपने को आज चेक करना है। सो वी टॉक अबाउट रिव्यू द प्रोसेस फॉलोड बाय द कंपनी, बराबर, टू आइडेंटिफाई ओल्ड क्रेडिटर्स बैलेंस दैट नीड्स टू बी रिटर्न बैक। हाईलाइट भी करते जाना, मार्जिन में लिखते भी जाना, ठीक है। सो ओल्ड क्रेडिटर का बैलेंस दैट नीड्स टू बी व्हाट? रिटर्न बैक। राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ और राइट बैक में फर्क पड़ता है ना आपको? राइट ऑफ मतलब क्या होता है? जो अपने को रिसीवेबल्स है अब वो नो लॉन्गर रिसीवेबल। अब राइट बैक करना मतलब क्या? जो पेएबल्स है नो लॉन्गर पेएबल। राइट बैक करना, राइट ऑफ, राइट बैक, ये फर्क है। तो जब हम लोग डेटर्स की बात कर रहे थे तो ओल्ड एंड हेवी अरियर्स अगर थे, बराबर, पुराने अरियर्स थे, तो उसको क्या करना था अपने को? राइट ऑफ करना था। उसका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स करना था। इधर क्या बात हुई? अपने को इसको राइट बैक करना है अगर ये ओल्ड क्रेडिटर्स है तो। आगे, दिस विल इंक्लूड अ कंसिस्टेंसी कंपैरिजन with the method used in the last year and the determination of whether the method is appropriate for underlying business environment. अगर आप, जैसे मैंने कल आपको बता रहा था, वापस अगर आप चले जाओगे वैल्यूएशन फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए, जाओ जाओ, ऐसा बुक में घूमते रहना चाहिए ताकि आपको फिर याद आते रहेगा। वैल्यूएशन असर्शन, तो वहां पे भी आपने देखा होगा मेथड फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। देखो, क्या नजर आता है आपको? है क्या ऐसा? उसमें मेथड के बारे में लिखा हुआ है क्या? कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ मेथड के बारे में, ऐसे याद आना चाहिए, हमने ये पढ़ा था करके, है ना? ऐसा सेम टू सेम पॉइंट है। कल हम लोग यही बात कर रहे थे कि उधर राइट ऑफ है तो इधर राइट बैक है। उधर मेथड जो है अपने को बस क्या देखने का है कि वो मेथड वापस से कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी चाहिए। नाउ ऑब्टेन द एजिंग ऑफ पेएबल बैलेंसेस and the list of vendors with whom the company has disputes and any claims from the customers under litigation and compare it with the previous year. ये भी आपको सेम पॉइंट दिखेगा, हमने वहां पे ऐसे 501 लिखा था, देखो ऐसा डेटर्स के साथ। है क्या ऐसा? डिस्प्यूट वाला मामला सेम टू सेम चल रहा है सब एकदम। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत बढ़िया चीज हो रही है। क्लियर है? एंड लास्ट में, सो चेक दैट द राइट बैक्स इन द लाइबिलिटी बैलेंसेस असेस्ड is no longer payable have been approved by the appropriate authorized member of what? The senior management. तो right backs है, it should be approved. जैसे write offs should be approved, right backs should also be approved. So हम लोग ने क्या क्या इधर वैल्यूएशन में क्या क्या लिखा हमने? एक तो ओल्ड बैलेंसेस, इसको अपन ने करना है राइट बैक। अब अकाउंट्स में टर्मिनोलॉजी पढ़ते होंगे ना, राइट बैक। उसके बाद ये जो मेथड है इसमें दो बातें अपने को देखनी है, एक तो मेथड अप्रोप्रिएट होनी चाहिए एंड दूसरा वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तीसरा, ऑडियो इज नॉट देयर, है ना रे? तू वॉल्यूम बढ़ा रे, है ना? नहीं है, स्टार्टिंग में आज चेक किया था मैंने, है? चंद्रिका कार्तिकेयन,
उसके बाद अपने को एजिंग ऑब्टेन करना है, और एजिंग के साथ साथ व्हाट वी वांट इज द लिस्ट ऑफ वेंडर्स। सो इससे अपने को चेक करना है कि क्या कोई डिस्प्यूट है या नहीं। एंड लास्ट में ये जो राइट बैक है, इट शुड बी व्हाट, ऑथराइज्ड। फिर लास्ट में आपका फेवरेट वैल्यूएशन में, अगर ये फॉरेन करेंसी में ट्रेड पेएबल्स है तो वी हैव टू चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ AS 11। अंडरस्टैंड्स द मैनेजमेंट प्रोसेस टू आइडेंटिफाई प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ड्यू रिमेनिंग अनपेड फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, क्योंकि ये डिस्क्लोजर करना पड़ता है ये कि अगर आप कोई MSME को पेएबल हो तो MSME को कितना आप पैसा देना बनते हो वो आपने क्या करना है, डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो इसीलिए यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मच द अमाउंट एंड इंटरेस्ट इज ड्यू टू MSMEs। MSME समझते हो ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, बराबर है। एंड चेक द मैनेजमेंट प्रोसेस टू असेस इफ द ऑडिटर कुड रिलाई ऑन द मैनेजमेंट प्रोसेस। तो एक वैल्यूएशन के लिए AS 11 एंड ड्यूज टू MSME, और इस ड्यूज में प्रिंसिपल और दूसरा इंटरेस्ट। ओके, क्योंकि क्या होता है ना, MSMEs ये ऑलरेडी छोटे बिजनेसेस है, बराबर है, और हमें किसको पेएबल है, तुम बड़े लोगों का पैसा रखो, एक बार चल जाता है भाई, गरीब का पैसा मत रखो। समझ में आया? इसीलिए तुम MSMEs को कितना पेएबल हो ये तुमको डिस्क्लोज करना पड़ता है, इसीलिए इसका वेरिफिकेशन करना है। क्लियर है? ये देखो इधर डिस्क्लोजर में अगर आप जाओगे ना आगे, तो इधर देखो लिखा हुआ है कि हाउ मच यू आर ड्यू टू MSMEs, दिख रहा है आपको? इसीलिए हम लोग को उसको पहले चेक करना है कि उनको कितना पेएबल है, कितना वैल्यूज उनको पेएबल है, क्योंकि उसको हम लोग को आगे चल के डिस्क्लोज करना है। वो वेरिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट है आगे की इट शुड बी व्हाट, डिस्क्लोज्ड। सो इधर ये खत्म हो गया बच्चों, किसके बारे में? हाँ, ट्रेड पेएबल। इनकम टैक्स में भी पढ़ा था, बच्चे बोल रहे हैं ऐसे। अच्छा, ओके, अभी आज के लिए शुरू करते हैं आज का नया। कल क्या क्या खत्म किया था अपन ने? पीपी, इन्वेंट्री, ट्रेड पेएबल्स एंड अदर करंट लाइबिलिटीज। जो आज ट्रेड पेएबल्स का वैल्यूएशन वाला पार्ट हमने पढ़ लिया, बराबर है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, चलिए। लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स की अभी बात करेंगे। लोन्स एंड एडवांसेस इंक्लूड लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी। अभी ये जो है ना, ये एसेट साइड की बात हो रही है। लोन्स एंड एडवांसेस नॉट टेकन बट गिवन, ठीक है ना। तो ये जो भी पैसा अभी अपन बात कर रहे हैं ना, आपने अगर किसी को पैसा दिया है, लोन दिया है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे उसके बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है। चलो, सो क्या कहते हैं यहां पे? लोन्स एंड एडवांसेस इंक्लूड टू, क्या क्या आएगा? रिलेटेड पार्टीज। तो आपको लगे दिमाग में स्ट्राइक हो जाता है कि भाई रिलेटेड पार्टीज का कुछ वेरिफिकेशन होगा, आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए। फिर उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, बराबर। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स क्या होंगे? ये अभी एसेट है तो हमने रिसीवेबल है, ये रिफंडेबल होंगे, क्योंकि नॉन रिफंडेबल होंगे तो एक्सपेंस आउट कर देते हैं इसको। आपने कहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा, रिफंडेबल है तो रिसीवेबल बोलेंगे ना। सिक्योरिटी डिपॉजिट वंस एंड फॉर ऑल, तो भाई वो तो एक्सपेंस हो गया। उसके बाद कैपिटल एडवांसेस, अमाउंट्स रिकवरेबल इन कैश और इन काइंड। इसका मतलब समझते हो? अमाउंट्स रिकवरेबल इन कैश और इन काइंड। जैसे मान लो मैंने आपको पैसे दिए, बराबर है, मैंने कहा कि ये लो 1000 रुपए। आप पूछोगे सर इसका क्या? मैं बोलूंगा देख भाई, एक तो तू मेरे लिए ये नोट्स लेके आ, या तो बाद में मुझे ये पैसा वापस लौटा देना। उल्टा करते हैं, आपने मुझे 1000 रुपए दिए
तो आप ये जो 1000 रुपए है ये मेरे से कैसे रिकवर कराओगे? सर एक तो आप पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओगे तो वापस से हमारा पैसा वापस दे दो. सो यू गेव मी द एडवांस फॉर एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज. हाउ विल यू रिकवर इट? इट इज रिकवरेबल इन काइंड. अगर आपको मैं वो प्रोडक्ट नहीं दे पाया तो व्हाट यू विल टेल मी? कोई बात नहीं, मेरे को मेरा पैसा वापस दे दे. सो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? एडवांसेस विच आर रिकवरेबल इन ईदर कैश और इन काइंड. यू गेव मी एडवांस, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? एक तो उस एडवांस के बदले में जो प्रोडक्ट आपने प्रॉमिस किया था वो दे दो, अगर वो नहीं हो पा रहा तो कैश वापस कर दो. इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एडवांस इज रिकवरेबल इन कैश और इन काइंड. क्लियर है? यस सर. और फॉर द वैल्यू टू बी रिसीव्ड, एग्जाम्पल रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस प्रीपेड. ठीक है ना, हम लोग कभी कभी एडवांस में टैक्सेस भर देते हैं ना, इंश्योरेंस भर देते हैं ना, आपने देखा होगा प्रीपेड टैक्सेस, प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवांस टैक्स. बराबर है? सो दीज आर व्हाट द डिफरेंट assets we are talking about. So loans, advances and other current assets. So इसमें balances with government authorities भी आते हैं, जैसे हम लोग एडवांस इनकम टैक्स भरते हैं. ओके, सो बस अभी चलो इसका ऑडिट करना चालू कर देते हैं. रेडी है सब लोग? समझ में आ गया ना कंटेंट क्या क्या है इसके अंदर, किसकी बात कर रहे हैं? क्या होता है ना, कभी कभी आप सिर्फ ऐसे लोन्स एडवांसेस मत पढ़ना है. ऐसे कभी कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, हाउ विल यू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स गिवन टू द क्लाइंट्स विच आर रिफंडेबल और एडवांसेस पेड टू द वेंडर्स रिकवरेबल इन कैश और काइंड, हाउ विल यू वेरीफाई? तो आपको हेडिंग क्या ध्यान में रहती है? अरे सर ने क्या बोला? लोन्स एंड एडवांसेस. या दूसरा क्या ध्यान में आता है? अदर करंट एसेट्स. बट फिर ये अदर करंट एसेट में आता है नहीं आता है वो क्लिक नहीं होता बच्चों को. आया समझ में? या चलो, पहला फेवरेट पॉइंट एग्जिस्टेंस. चलो अभी वही अपना रोज का काम, बहुत आगे आगे देखते देखते. existence of loans and advances as at the period end for establishing your favorite point, favorite direct confirmation similar to those performed for accounts receivable should be performed with the only difference that while performing circularization of direct confirmation, in addition to the principal amount, interest receivable if any as per the terms between the parties shall also be what? Included as a part of the balance to be confirmed. So existence में आप यहां पे लिख देंगे. ऐसे लिखा तो क्या होता है, आपको समझ में आता है कि कंफर्मेशन लेना है करके. इसमें कंफर्मेशन कौन सी बातों का लेना है? दो बातों का. अकाउंट्स रिसीवेबल नहीं बेटा, उन्होंने लिखा है सिमिलर टू अकाउंट्स रिसीवेबल, बट इसमें आपको जो लोन्स एडवांसेस है उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी आपने ऐड करना है. तो कितना इंटरेस्ट बाकी है, बराबर के नहीं. रिसीवेबल अगर रिसीव्ड है तो वो एसेट साइड में थोड़ी दिखेगा ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड एसेट साइड में नहीं दिखेगा. इसीलिए वर्डिंग्स एग्जाम में केयरफुली यूज करना. इंटरेस्ट रिसीवेबल, पेबल नहीं बेटा, रिसीवेबल. अपन एसेट साइड में है. गुड मॉर्निंग, हम किधर है? एसेट साइड में. तो हम लोग को कौन सा साइड देखना है अभी? रिसीवेबल साइड या पेएबल साइड? रिसीवेबल साइड. ओके, सो इसके लिए हम लोग करेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर. ओके, नेक्स्ट. अभी सारे लोन्स एडवांसेस और करंट एसेट्स इंक्लूडेड है या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 1, obtain list of all advances and other current assets and compare it with the balances in the ledger. ये भी सेम टू सेम पॉइंट है. अगर आप देखोगे इन रिस्पेक्ट टू लोन्स एंड एडवांसेस विच वर रिसीव्ड, जो हम लोग ने लोन्स पढ़े थे क्या स्टार्टिंग में? देखो बोला कौन सा है ये?
ऐसा कंप्लीटनेस अबाउट लोन्स एंड एडवांसेस जो हम लोग ने लिए थे, ये तो दिए हुए की बात हो रही ना। पेज नंबर बोरोइंग्स में देखो, मिल रहा है क्या ऐसा? उसमें कंप्लीट टेस्ट में अगर देखोगे तो लिस्ट है एंड कंपेयर इट विद द बैलेंसेस इन द लेजर। कंफर्मेशन तो है ही है, बट कंप्लीटनेस के लिए देखोगे तो आपने देखा होगा कि ऐसे लिस्ट ऑप्टेन करना है क्या, ऐसा पॉइंट लिस्ट ऐसा वर्ड दिख रहा है क्या आपको, है ना? तो आप समझिए भाई, लोन लिया क्या दिया क्या, बात तो एक है, बस वर्डिंग्स चेंज करना है। इसलिए मैं अब क्या कर रहा हूं आपके साथ कि आपको आगे अपन बढ़ रहे हैं तो आपको मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं कि देखो बच्चों ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, बस चेंज क्या हो रहा है, सो दैट चीजें क्या हो जाए, आपकी रिवीजन भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा ये। ठीक है, आगे फिर उसके बाद वी हैव टू वेरीफाई व्हाट द लोन अग्रीमेंट्स, बराबर, इन रिस्पेक्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन्स। अ लोन और एडवांस इफ मटेरियल is granted only if what authorized by the memorandum of association। सेम पॉइंट्स है बोरोइंग्स के लिए। इफ यू रिमेंबर हमने लिखा था कि अगर आप बोरोइंग्स ले रहे हो तो मिनट्स देखने हैं आपको, फिर एमओए एओए में परमिशन होनी चाहिए। देखो आपने मार्जिन में लिखा है बोरोइंग्स के लिए, वो पेज बंद मत करना भाई, बंद मत करो वो पेज, तो आपको बार बार वो भी रिवाइज करना है साथ में। 5.28 पे है ना, यस। सो आपको लिस्ट लेना है, लिस्ट ऑफ एडवांसेस, बराबर है। फिर उसके बाद यू हैव टू ऑब्टेन व्हाट लोन अग्रीमेंट्स। ऐसे एग्जाम में बस पॉइंट्स लिख के आने आपको। फिर इट शुड बी व्हाट ऑथराइज्ड, ऑथोरिटी आपको देखना है एमओए एओए के अंदर। इन एडिशन द ऑडिटर शुड कंफर्म वेदर it is within the competence of the persons who have advanced the same, that is directors in case of a company, partners in case of the firm and trustees in case of a trust। so authorize के बाद आपको क्या देखना है, competence मतलब अपन क्या बोलते हैं, पावर्स। कंपनी के केस में डायरेक्टर्स को पावर होता है, फर्म के केस में पार्टनर को, बराबर है, ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी को। फिर उसके बाद आपका फेवरेट, इन्होंने ये जो डिसीजन लिया ये कहां मिलेगा अपने को, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बराबर, वेदर इट वाज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट, वेरीफाई दैट द लोन हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय द पार्टी एंड इन एडिशन इंस्पेक्ट द सिक्योरिटी हैज बीन डिपॉजिटेड अगेंस्ट द रिपेमेंट ऑफ द लोन। ascertain if the loans are being recovered regularly as per what the agreed installments। सो क्या कहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिनको हमने लोन दिया है क्या उसने कंफर्म किया है कि पैसा दिया करके। एक्नॉलेजमेंट होना बहुत जरूरी है, आप समझिए बात को, सिंपल सी बात है। आपने अगर किसी को पैसे दिए, ठीक है ना, आपने ट्रांसफर कर दिया गूगल पे से, पेटीएम से, कोई भी यूपीआई ऐप से आपने पैसा ट्रांसफर किया किसी दोस्त को, बोला भाई मेरे को 2000 रुपए चाहिए, मेरे को दे देना यार। आप बोले ठीक है चल देता हूं, 2000 रुपए आपने भेजे। उसके बाद क्या करते हो आप, क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल के भेजते ना, भाई मिले क्या, भाई मिले क्या। क्यों ऐसा, कल चल के वो क्या बोलेगा, अरे तूने दिए ही नहीं भाई, देख कहां तूने बोला भी नहीं। तो इसीलिए अपन ने क्या करना चाहिए, उसका एक्नॉलेजमेंट लेना चाहिए, बराबर है। एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ कभी कभी क्या हो सकता है, आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया होगा, बराबर के नहीं, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया होगा, तो वो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने आपके पास रखना है। उसके बाद क्या वो पैसा रिकवर भी हो रहा है ना एज पर दी अग्रीमेंट। भाई तू बोला था हर हफ्ते 500 रुपए देगा, आज एक हफ्ता हो गया तूने 500 रुपए नहीं दिए यार, अपनी बात हुई थी, अरे दे रहा ना भाई, कहां भाग के जा रहा, नहीं भाई तू भाग के नहीं जा रहा, बट दे दे यार, मेरे को भी जरूरत है।
भले आपको जरूरत नहीं होती है बट फिर भी आप टाइम टाइम से मांगते कि नहीं मांगते पैसे? आपको जरूरत नहीं होती है बट फिर भी आप क्या करते हो? आप वो टाइम टाइम से मांगते हैं। तो बस यही बात है। सो एक बार जो मार्जिन में लिखे पॉइंट्स उसके ऊपर फोकस करते हैं। नंबर 1, लिस्ट ऑफ एडवांसेस आपने चेक करना है, फिर वो आपने जनरल लेजर से मैच करना है, फिर यू हैव टू ऑब्टेन व्हाट द लोन अग्रीमेंट्स, और चेक करना है कि वो ऑथराइज्ड है ना, जिसने ऑथराइज किया है क्या उसके पास वो नेसेसरी पावर है क्या। मैंने ऑथराइज कर दिया बट मेरे पास ऑथराइज करने का पावर ही नहीं है, चलेगा क्या ऐसा? नहीं। उसके बाद वो पावर्स आपको चेक करना है, ऑथोरिटी चेक करना है किधर? मिनट्स में। उसके बाद उसका एक्नॉलेजमेंट, फिर उसके बाद आपको चेक करना है सिक्योरिटी डिपॉजिट, एंड वो पैसा टाइम टाइम पे आपने रिसीव किया या नहीं। आगे बढ़ सकते हैं यहां से। इफ देयर आर एनी रिलेटेड पार्टी लोन्स, बराबर, दे शुड बी प्रॉपरली ऑथराइज्ड एंड द वैल्यू इज रीजनेबल एट व्हाट दी आर्म्स लेंथ प्राइस, बराबर है कि नहीं? मतलब जो पैसा दे रहे आप वो तो क्या होना चाहिए? प्रॉपरली ऑथराइज होना चाहिए कि रिलेटेड पार्टी को दे रहे करके। बट वो जो टर्म्स जो आप लगा रहे हो ना उसको, कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, वो मार्केट रेट के हिसाब से होना चाहिए। रिश्तेदार है इसके लिए 2%, बट बाहर अगर रेट 4% चालू है पर एनम, तो भाई नहीं चलेगा ना, अपना नुकसान है ना इसके अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या बोल रहे हैं बच्चों? रिलेटेड पार्टीज के लिए दो बातें चेक करेंगे। एक तो इट इज व्हाट? ऑथराइज्ड, एंड योर फेवरेट, इट शुड बी एट आर्म्स लेंथ। डन? बोलो यस सर। इन रिलेशन टू द बैलेंसेस विथ स्टैट्यूटरी ऑथोरिटीज, बराबर है, मतलब बैलेंसेस विथ हुम? गवर्नमेंट। जैसे कि अपना क्या क्या पैसा बाकी होता है? जीएसटी इनपुट क्रेडिट। क्या होता है? जैसे अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपसे मैंने फीस कलेक्ट करी, मुझे तो भरनी है फीस, मुझे तो मतलब उसका जीएसटी तो भरना ही है ना मुझे, मेरा तो लाइबिलिटी, अभी तो आप समझते हो इसको। अब अगर मान लो मेरे को अभी मान लो क्या है, मेरी कोई बैचेस नहीं है अभी, तो मैंने कोई कलेक्शन नहीं किया, बट इस दौरान मैंने कुछ एसेट्स खरीदी थी, बराबर है, कुछ एक्सपेंस किया था जिसके ऊपर मैंने जीएसटी पे किया था, तो उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा ना। तो ये मेरा जीएसटी का क्रेडिट क्या पड़ा हुआ है ना सरकार के पास, तो ये भी तो मेरा रिसीवेबल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, बराबर है। उसके बाद प्रिपेयर, और फिर हमने एडवांस टैक्स अगर भरा होगा तो ये भी तो एक क्या है, गवर्नमेंट के पास कभी कभी क्या होता है, एडवांस टैक्स ज्यादा भर दिया होगा आपने, या आपका टीडीएस ज्यादा डिडक्ट कर दिया होगा किसी ने, बराबर है कि नहीं? तो वो भी तो क्या हम लोग बाद में रिसीव कर सकते हैं ना उसको, तो वो उसकी बात हो रही है। सो पहले जीएसटी की बात करते हैं। ये एग्जाम में ऐसा है ना, क्या बोलते हैं उसको, ये अलग से क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, मैं बता रहा हूं, हाँ, जीएसटी के ऊपर। और फिर आप मुझे याद करोगे, वाह यार सर ने बोला था, साहूकार बोलेगा अच्छा हुआ मैं आया उस लेक्चर को, 5 नंबर मिल गए मेरे को। हाँ, कल का नहीं, आज का पूछेंगे बेटा, तू आज आया ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, जीएसटी का ऐसा इंस्टीट्यूट को लगता है ऐसे कि ये ऑडिट में थोड़ी बच्चा पढ़ के आएगा, बराबर है, और फिर जीएसटी की तरह ग्रुप 1 में है, बराबर है, तो ऐसा वो चेक करते हैं आपको। सो अपने को चेक करना है रीजनेबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना आप क्लेम कर रहे हो उसका रीजनेबिलिटी चेक करना है। अब ये क्रेडिट कहां से मिलेगा? अपने परचेस या एक्सपेंस वाउचर्स से ना। सो यू हैव टू चेक इट विद द परचेस एंड एक्सपेंसेस बाय अप्लाइंग एप्लीकेबल रेट टू द परचेस और एक्सपेंसेस, बराबर, एंड एनी वेरिएंस विद द एसेट रिकॉर्डेड बाय द एंटिटी, द रीजंस फॉर वेरिएंस शुड बी व्हाट? रिक्वेस्टेड फ्रॉम द एंटिटी। समझा क्या आपको? अब जैसे मान लो आपने बहुत कुछ चीजें परचेस करी, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने मान लो पानी के बॉटल्स परचेस करी, ठीक है, ऑफिस में स्टाफ के लिए पानी के बॉटल्स या कैंस या कंटेनर्स परचेस किए, तो उसके ऊपर जीएसटी लगाते हैं वो। सो आई पे द बिल विथ व्हाट? जीएसटी, तो उसका क्रेडिट मिलता है मेरे को। मैं जो ये वेब सर्वर यूज करता हूं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, Amazon AWS का
तो वो भी बिल लगाते, जीएसटी लगा के देता है वो। जो मैं पेन ड्राइव खरीदता हूं उसका भी तो जीएसटी पे करता हूं मैं। तो आप समझिए ये इन सब चीजों, बुक्स प्रिंट कराता हूं तो सामने वाला वो भी तो मेरे को जीएसटी लगाता है। तो मैं सबको मैं पेमेंट करता हूं विथ व्हाट, जीएसटी। बट वो जो जीएसटी है उसका क्रेडिट मिलेगा ना मेरे को, बोलो आया ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिकॉज ये बिजनेस एक्सपेंस है मेरा। तो आपको क्या करना है, सिंपली कितना खर्चा हुआ उसको रिवर्स कैलकुलेशन करके 18%, कोई 18% की कैटेगरी में आता है, कोई 5% की कैटेगरी में आता है, बोलो आया ना। तो अपन ने क्या करना है, वो रिवर्स कैलकुलेशन करके चेक करना है कि इतना क्रेडिट आपका होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए। भाई रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे ना। अगर आप मुझे बताओ आपने 100 रुपए का पेमेंट किया है, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने 118 रुपए का पेमेंट किया है इंक्लूडिंग जीएसटी, मैं दिखा रहा हूं 18 रुपए एज व्हाट, जीएसटी क्रेडिट। आप कैलकुलेशन कैसा चेक करेंगे इसका, इसको चेक करने के लिए आप पहले क्या करोगे, दिमाग में क्या लगोगे, भाई जीएसटी का रेट कितना है। आपको कैलकुलेशन, ये देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको क्या करना है, यू हैव टू चेक व्हाट, द एप्लीकेबल रेट। समझा क्या बात को, एप्लीकेबल रेट से कैलकुलेशन चेक करो और देखो कि जितना जीएसटी का अमाउंट आ रहा है वो रीजनेबल है या नहीं। आगे बढ़ सकते हैं यहां से। फर्दर द ऑडिटर शुड ऑब्टेन स्टैट्यूटरी रिटर्न्स फाइल्ड विद द जीएसटी ऑथोरिटीज। बराबर कि नहीं, वो 3A 3B ऐसे कुछ फाइल करते ना वो लोग, बराबर कि नहीं, with the GST authorities and verify whether the amount recorded as per the books tallies with the claim made with the authorities। अब तुमने तो बुक्स में दिखा दिया उसको, आपके 2A में क्रेडिट दिखता है आपका, कि कितना क्रेडिट है, मैम ने बताया कभी ऐसे आपको, तो वो 2A में क्रेडिट दिखता है आपका। तो जितना आपके बुक्स में क्रेडिट दिख रहा है उतना वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास भी तो मैच होना चाहिए। तुम यहां पे बुक्स में दिखा रहे भाई मेरे को 1 लाख का क्रेडिट है, वहां गवर्नमेंट बोल रहा भाई 1000 रुपए भी नहीं है, दोनों मैच होना चाहिए ना, बराबर ऐसा। तो ये आपको जीएसटी क्रेडिट कैसे वेरीफाई करना, बराबर, इसके ऊपर आपको ये 2 पैराग्राफ लिखने के लिए 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। बट बच्चे को ये क्लिक होना चाहिए कि भाई एक तो हमने क्या चेक करना चाहिए, उसका कैलकुलेशन चेक करना चाहिए रेट के हिसाब से, और रेट चेक करेंगे तो पता चलना चाहिए कि वो रीजनेबल है, और इसको जीएसटी रिटर्न्स के साथ इसको आपने टैली करना चाहिए। समझा गया बात को। तो जीएसटी क्रेडिट चेक करने के लिए ये बातें आपने वेरीफाई करनी है। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर। नेक्स्ट, अभी वैल्यूज की बात करेंगे। रेडी है सब लोग। वैल्यू में आप सबका पहले एक फेवरेट पॉइंट में कंप्लीट करा देता हूं। AS11 लोन अगर दिया है फॉरेन करेंसी में, जैसे हमने बोरोइंग किया फॉरेन करेंसी में, लोन दिया भी तो होगा फॉरेन करेंसी में, बराबर है कि नहीं, तो उसका वैल्यूएशन चेक कर लेने का। अभी आगे नेक्स्ट, असेस द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। अलाउंस फॉर मतलब क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अभी सेम आपने कैसे मेथड फॉलो करी है, आपका प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बराबर के नहीं, वेदर द मेथड इज अप्रोप्रिएट। अब भी ऊपर पढ़ के आए रे भाई, फिर चाहे वो बोरोइंग्स में पढ़ रहे हो या वो आप क्या पढ़ रहे हो, लोन्स एंड एडवांसेस में पढ़ रहे हो, ट्रेड रिसीवेबल्स में पढ़ रहे हो, पेएबल्स में पढ़ रहे हो, भाई सब में तो बात सेम हो रही कि नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो अभी करा रे भाई, एजिंग रिपोर्ट आपने लेना है, बराबर। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ लोन्स लेना है, लिटिगेशन में है कि और प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करो उसको, यही सेम पॉइंट अब भी ऊपर पढ़े थे। उसके लिए पहले आप फिर पीछे बोरोइंग्स में भी गए थे, याद है आप लोगों को। उसके बाद whether it appears to be doubtful, बराबर, discuss it with the management about the reasons why the loans are not included in the provision for doubtful balances। ये सेम टू सेम पॉइंट ट्रेड रिसीवेबल में पड़ा है, जाके देख के आओ एक बार। गुस्सा नहीं करने का सर, बार बार क्यों घुमा रहे बुक में।
वैल्यूएशन में, ट्रेड रिसीवेबल्स में आप जाके देखेंगे कि वेदर द रिसीवेबल्स अपीयर टू बी डाउटफुल, मैनेजमेंट से रीजंस लेने का है कि इसको आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैलेंसेस में क्यों नहीं इंक्लूड किया। ऐसा सेम पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, पेज नंबर 5.43। दिख रहा है क्या आपको? मतलब क्या, नहीं तो आपको बाद में ऐसा लगने को नको कि अरे सर ने तो सिर्फ रीड करके छोड़ दिया इसको। ये पॉइंट्स को पहले हमने डिटेल में डिस्कस किया है। मेरा जॉब यहाँ पे क्या है कि आपको बताना कि देखो वो टॉपिक में ये ऐसा डिस्कस करा हुआ है, नहीं तो आपको पता चलेगा अरे भाई मैं पढ़ते जा रहा हूँ पढ़ते जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं गोल गोल घूम के वहीं आ रहा हूँ क्या, वही बातें है क्या, बट बातें वही है। और क्या अलग तरीका अपनाओगे चेक करने के लिए, सोचो ना जरा। चेक तो वैसे ही करना पड़ेगा ना हर बैलेंसेस को, ठीक है ना? ओके, फिर उसके बाद अगर कोई भी वो रिसीवेबल्स को वो पेज उधर रखना बंद मत करना। हाँ, फिर उसके बाद असेस वेदर द लोन्स एंड एडवांसेस हैज बीन रिटर्न ऑफ, प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ व्हाट मूवमेंट ऑन बैड लोन्स, बराबर के नहीं, कि प्रोविजन अकाउंट्स एंड लोन्स रिटर्न ऑफ कितने के लिए प्रोविजन करी है और कितने राइट ऑफ करे हैं। फिर इट शुड बी व्हाट, authorized by appropriate authority. It is approved, authorized by what? Appropriate authority. So फिर से इधर क्या करेंगे बच्चे, मार्जिन में हम लोग वो पॉइंट्स लिख के रखेंगे ना। क्या करना पड़ेगा यहां पे? नंबर 1, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसमें क्या बोलना है अपने को? प्रोसेस, मेथड, मेथड शुड बी अप्रोप्रिएट, कंसिस्टेंसी। मार्जिन में लिखते जाने का इसको। एजिंग रिपोर्ट, उसके बाद लिस्ट ऑफ लोन्स, लिटिगेशन, appears doubtful, reason for non inclusion in doubtful debts, उसके बाद राइट ऑफ एंड प्रोविजन, इसका लेना है शेड्यूल। इधर राइट ऑफ लिखेंगे ना, राइट बैक नहीं लिखेंगे। देन इट शुड बी व्हाट, प्रॉपरली ऑथराइज्ड, एंड योर फेवरेट इज 11। डन। आप लगे तो बाद में क्या कर सकते हो, जब रिवीजन करोगे ना, 3 रिवीजन करोगे, ये फर्स्ट पढ़ रहे हो, सेकेंड टाइम पढ़ोगे, थर्ड टाइम भी पढ़ोगे। जब आप सेकेंड टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे हो ना, तो आपके बुक्स में हैंड रिटन नोट्स बना लेना आप इसके, जो हमने मार्जिन में लिखा है नहीं है, तो उसके क्या कर लो आप, हैंड रिटन नोट्स बना लो, शॉर्ट शॉर्ट, 1 वर्ड 2 वर्ड्स 1 सेंटेंस ऐसा, तो फास्ट 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 वो हो जाएगा आपका। चलो रीड करो डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे।
आप लोग ऐसे नहीं तो नहीं पढ़ते थे इतने पेजेस, कभी नहीं पढ़ते थे। बोरिंग नहीं है, मस्त है, बिकॉज दिस इज वॉट यू हैव टू। आप जब अभी किसी से मिलोगे ना, किससे, मतलब जो आपके सीनियर्स जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, यू टॉक टू देम, कभी ऐसा तो आपको वो ऐसा बोलेंगे कि हमको भी ऐसा बोर लगता था ये, बट नाउ व्हेन दे आर डूइंग द आर्टिकलशिप एंड डूइंग द ऑडिट्स, सो नाउ दे कैन को रिलेट ऐसा कि अरे बहुत मजा आ रहा है ये। क्योंकि क्या होता है, उसका नॉलेज होता है और जब अप्लाई करने को मिलता है ना, तब मजा आता है। अभी आपको क्या है, साला पढ़ ही रहा हूं, उसको इस्तेमाल कब करूं, when you actually step into the corporate world ना। और इसीलिए उस मोटिवेशन से भी आपने पढ़ना चाहिए कि भाई आप फटाफट पढ़ लेते हैं, इसको पास हो जाते हैं, ताकि ये इतना जो ज्ञान आपने लिया है ना, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, अकाउंट्स, लॉ, ऑडिट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हाउ द कंपनीज रन द बिजनेस, तो वो मोटिवेशन होना चाहिए कि अब मैं एक्चुअल में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहता हूं और वहां पे इसको मैं ये नॉलेज अप्लाई करना चाहता हूं। एंड जैसे ही आप उस दुनिया में कदम रखोगे ना, आप और चेंज हो जाओगे। देखो एक बच्चा क्या होता है, फाउंडेशन से जब आप इंटर में आए तो आपको थोड़ा एक फीलिंग आया कि हाँ भाई क्या भारी पढ़ रहा हूं मैं, फील आया ना ऐसा कि इंटर का कुछ तो भी कुछ अच्छा है। यही जब आप इंटर क्वालिफाई कर लेते हो, ये स्टेप बाय स्टेप लेवल अप बहुत भारी होता है ये। फिर आर्टिकलशिप करते हो, बड़े कंपनीज में जाते हो, यू एंड सी ऑल दीज थिंग्स अलग। और ये तो थियोरी में तो मैं बताओगे आपको बहुत ऐसे कम शेयर कर पा रहा हूं ऐसा कि कितना मतलब ऐसे कितना फील कराऊंगा ना, कितना इमेजिन कराऊंगा, बट जब आप फर्स्ट हैंड आप खुद करते हो ऐसा, अलग मजा है उसमें। चलिए, सो आखिरी पॉइंट है ये, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। उसके बाद अपने सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटी वाले कैप्शन जो है वो खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस चालू हो जाएगा, बैलेंस शीट का वेरिफिकेशन हो जाएगा। गॉट इट? यस। सो प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। प्रोविजन समझते हो ना, जो अभी तक हमने करे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बराबर, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, बराबर, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज मतलब टू बी पेड और पेएबल ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, बराबर है। तो ये जो है बातें, ये किसकी बात करते हैं अपन, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज की। अ प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी which can be measured based on what, a degree of what, estimation। ये ध्यान में रखना। और इसीलिए यहां पे बहुत सी बार ऐसे नंबर 540 का आपको रेफरेंस आते रहेगा। एस्टिमेशन, इसे 540 बात करता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में। बहुत से आइटम्स होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, एस्टिमेट्स, एंड इनको वेरीफाई करना ये अपने लिए एक चैलेंज है, बिकॉज ऑफ द अनसर्टनिटी अटैच टू इट। एसेट उतने से ही डिप्रिसिएट होगा, क्या गारंटी, इतना ही एक्सपेंस का प्रोविजन करना है, क्या गारंटी, एक्सपेंस कम भी तो हो सकता है, ज्यादा भी तो हो सकता है। आप एडवांस टैक्स भरते हो, एडवांस टैक्स लाइबिलिटी आती है आपकी, इतना ही लाइबिलिटी आएगा, कैसे बोलेगा, ये तो अंदाजा लगा रहे ना कि फर्स्ट क्वार्टर में इतना इनकम हुआ है, तो प्रोजेक्शन करते हैं कि साल भर कितना इनकम होगा, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, उसके हिसाब से यू प्लान, बराबर है कि नहीं, ऐसा। अ प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, तो आपको पहला पॉइंट समझ में आया क्या, इसको आराम से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो प्रोविजंस आर बेटा व्हाट, बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब समझते हो, अंदाजा लगाना या अनुमान लगाना। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, अंदाज अपना अपना। सो इसको रिकॉग्नाइज कब करेंगे, रिकॉग्नाइज मतलब क्या बोलते हैं इसको, इसको रिकॉर्ड कब करेंगे, इट इज रिकॉग्नाइज मतलब क्या, इसको रिकॉर्ड कब करेंगे। तो वो बोलता है कि हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है
as a result of past event, an entity has a present obligation as a result of what? Past event. एग्जाम्पल सिंपल समझा देता हूं. हम लोग जैसे प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस करते हैं, सिंपल है. 31st ऑफ मार्च मेरा मान लो जो मोबाइल बिल है, मैं क्या, मेरा बिल आता है, मेरा साइकिल है, मान लो 10th ऑफ फेब्रुवरी से लेके नहीं 10th ऑफ मार्च से लेके 10th ऑफ अप्रैल, ये मेरा बिलिंग साइकिल है. क्या मेरा बिलिंग साइकिल? 10 मार्च से लेके 9 अप्रैल तक. बराबर. मेरे को बिल कब आएगा? 10 अप्रैल को आएगा. बट मेरे को वो 20 दिन का खर्चा मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, किधर? मार्च में. बराबर के नहीं? सो आप समझिए बात को कि मेरे को बिल आया अप्रैल में, बट मेरे को उसका खर्चा 31 मार्च तक बुक करना पड़ेगा कि नहीं? तो कितना बुक करूं? बुक्स क्लोज करने के मेरे को 10 अप्रैल को कितना बिल आएगा मेरे को नहीं मालूम, बट बिल आएगा ये मालूम है. फॉर द इवेंट दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट. बराबर के नहीं? आई हैव एन ऑब्लिगेशन दैट आई हैव टू पे, ये भी पता है, बट कितना ये नहीं मालूम. तो क्या करना चाहिए? सर एक अंदाजा रिकॉर्ड कर दो ना, क्योंकि अगर आप वो प्रोविजन नहीं करके रखोगे तो आपको वो एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा. आपको याद है, आप इनकम टैक्स में सेक्शन 43B प्रोविजंस करके रखने पड़ते हैं, और वो रिटर्न फाइल करने के पहले अगर उसने उसको पे किया है आपने तो उसका डिडक्शन मिलता है. ऐसा कुछ प्रोविजन है ना आपका? रिटर्न फाइल करने के पहले तो प्रोविजन करके रखना चाहिए. प्रोविजन ही नहीं किया है तो आपको वो एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो प्रोविजन करके रखना चाहिए, और फिर अगर उसको रिटर्न फाइल करने के पहले अगर आप पे करते हो तो फिर उसका डिडक्शन मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता. ऐसा पढ़ा होगा आपने. हाँ, तो इसीलिए देयर इज एन ऑब्लिगेशन. बराबर है कि नहीं? एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट? पास्ट इवेंट. सो प्रेजेंट में वी हैव टू पे, बट बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट. बराबर है कि नहीं? तो इसके लिए हम लोग को प्रोविजन करना पड़ता है. इट इज व्हाट? प्रोबेबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोबेबल? पॉसिबल. सर्टेनिटी नहीं है. हाउ मच? इट्स द पॉसिबिलिटी कि कितना भरना पड़ सकता है. दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन. देयर विल बी व्हाट? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज. पैसा देना पड़ सकता है, इसलिए तो प्रोविजन कर रहे हैं. A reliable estimate can be made of the amount of the obligation. उसका क्या कर सकते हैं हम लोग? एक अंदाजा लगा सकते हैं. अगर उसका अंदाजा नहीं लगा सकते तो फिर रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बिल, हम लोग क्या बोलते हैं, भाई कितने आज तक तेरा कितना यूजुअली मंथली बिल कितना आता है, उसके हिसाब से उतना रिकॉर्ड कर ले, उससे ज्यादा क्या ही आएगा तेरा, हर बार तो उतना ही बिल आता है. बराबर है? इफ द अबव कंडीशंस आर नॉट मेट, नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड. अभी तुम समझो बात को. सर ने क्या बोला? ये जो बातें हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी, कि व्हेन द प्रोविजन कैन बी मेड एंड कैनॉट बी मेड, इफ अबव कंडीशंस आर नॉट मेड, नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड. ये आपको पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 आपको एमसीक्यू के लिए पूछा जाएगा. In which of the following conditions provision cannot be made? A, B, C, option D, all of the above. It can be asked in audit also and accounts also. You will be wondering कि सर ये audit में कैसा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने. पढ़ते नहीं है तो पता नहीं है, फिर सब है ऑडिट के मॉड्यूल में. सो कब कब होना चाहिए? सो इट इज एन ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर द इवेंट्स ऑफ द पास्ट. There will be probable outflow of the resources. बराबर के नहीं? And there should be a reliable estimate. तो जब ये तीनों बातें हैं तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग प्रोविजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. क्लियर है एकदम? सो पास्ट इवेंट को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या करना है? प्रोविजन करना है.
प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रहेगा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के बाद सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, वो आपको पे भी करना पड़ेगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, बराबर। एंड लास्ट में कितना आउटफ्लो होगा वो आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। क्लियर है एकदम? तो ये आपके लिए एमसीक्यू बन जाता है, ध्यान में रहेगा आपको? यस सर। प्रोविजन में इंक्लूड प्रोविजन फॉर व्हाट? लिटिगेशन, प्रोविजन फॉर वारंटीज। अब लिटिगेशन मतलब क्या है आपको पता है? लिटिगेशन मतलब क्या है? डिस्प्यूट। लिटिगेशन मतलब क्या कहते हैं? डिस्प्यूट। तो वो डिस्प्यूट के वजह से आपको कुछ क्लेम्स देने पड़ भी सकते हैं, नहीं भी पड़ सकते हैं, तो उसको आपको कभी मैंने प्रोविजन फॉर वारंटी सिखाया था, आपको याद नहीं है? आपको याद नहीं है? प्रोविजन फॉर वारंटीज क्या होता है समझाऊं? अब देखिए, फॉर इंस्टेंस मैंने ये फोन लिया, यही एग्जांपल लिया था मैंने जब हम लोग इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 में। कोई बात नहीं, तो आपको बस नहीं वो याद आ जाएगा वो। अभी जैसे मैंने ये फोन लिया ना, तो अगर मान लो ये फोन खराब हो गया, तो मैं इसके बिल लेके मैं चला जाऊंगा किधर? सर्विस सेंटर के पास जाऊंगा। उन्होंने मुझे फ्री वारंटी दिया ना 1 साल के लिए, कि कुछ भी अगर फोन ठीक से नहीं चला, खराब हो गया, तो मैं क्या करूंगा? आपको रिपेयर करके दूंगा मैं। सो मैं मेरा फोन का बिल और फोन लेके चला गया उस कस्टमर सर्विस सेंटर के पास, और उनको बोला आप मुझे ठीक करके दीजिए मेरा फोन। तो बोलते हाँ जी करके देंगे, निःशुल्क सेवा होगी मेरे लिए, बिकॉज माई प्रोडक्ट इज अंडर वॉट? वारंटी। तो वो रिपेयर शॉप ने मेरे को रिपेयरिंग करके दे दिया अंडर वारंटी, मेरे से 1 रुपया नहीं लिया। बट वो जो रिपेयर सेंटर है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको तो अपना पेट पानी है कि नहीं, वो सेंटर चलाने के लिए पैसा तो लगेगा ना उसको। वो बोलेगा कि मैंने थोड़ी वारंटी दिया है, बट वो आपको करके देगा फ्री में रिपेयर। फिर वो जाएगा किसके पास? एप्पल कंपनी के पास, सैमसंग के पास जाएगा। वो बोलेगा देखो ये मैंने फ्री में रिपेयर करके दिया है। समझा क्या बात को? ये मैंने फ्री में रिपेयर करके दिया है, तो आप मुझे क्या करके दो? इसका रीइंबर्स करो, मेरे को तो खर्चा लगा है ना। वारंटी सालों तुमने दिया था, मैंने नहीं दिया था। समझा बात को? तो एप्पल कंपनी, सैमसंग कंपनी क्या करेगी? ये उन्हें पैसा देगी। एज अ कस्टमर वी डोंट हैव टू पे, बट दैट रिपेयर शॉप, दैट सर्विस सेंटर विल गेट द मनी फ्रॉम whom? फ्रॉम द कंपनी, बिकॉज खर्चा तो लगेगा ना। अभी नाउ थिंक फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट द रिपेयर सेंटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोविजन किसको करना है? कंपनी को करना है। अब ये रिपेयर सेंटर वाला क्या करता है? पूरा मंथ होने के बाद एक साथ सारे क्लेम भेजता है किसको? कंपनी को, और कंपनी ने रीइंबर्स करती है। समझा क्या बात को? अभी क्या हो गया यहां पे? एक कंपनी बोल रहा है हमको थोड़ी पता चलेगा यार कैसा कितना क्लेम आएगा, समझाएगा? बट ऑब्लिगेशन तो है फॉर द इवेंट दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, देयर विल बी प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ व्हाट? द रिसोर्सेस। नाउ कैन वी मेक अ रिलायबल एस्टिमेट? यस। कितने फोन बेचे, क्या पास्ट ट्रेंड रहा है, कितना खर्चा आता है इसका, उसके हिसाब से वो लोग क्या करेंगे? प्रोविजन करेंगे फॉर व्हाट? वारंटीज। वारंटीज बेसिकली इज एन एक्सपेंस ओनली। समझा बात को? प्रोविजन फॉर वारंटीज। आर वी गुड? यस सर। सो वापस से देखो वही बात कर रहे हैं कि देयर इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स whose existence will be confirmed by what? Occurrence or non-occurrence of one or more of what? Uncertain future events, not wholly within the control of what? The entity. जैसे अपन बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज क्या करता है? प्रोविजंस फॉर वारंटीज करके रखता है, बराबर है कि नहीं? सॉरी, प्रोविजन फॉर वारंटीज नहीं, प्रोविजन फॉर क्लेम्स करके रखता है। ये जो हमने मोबाइल फोन की बात करी, मोबाइल कंपनीज ये लोग भी रिपेयर्स के लिए क्लेम करके रखते हैं, ये बराबर है कि नहीं? क्योंकि फोन खराब होगा नहीं होगा ये थोड़ी पता ना उन्हें। वो तो अच्छा फोन बनाएंगे, बट उनके हाथ में थोड़ी है कि अगर कुछ वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कुछ माल फंक्शन कर जाए तो हम क्या कर सकते हैं? इंश्योरेंस कंपनी तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया, लाइफ इंश्योरेंस दे दिया, आप उनके कंट्रोल में थोड़ी है कि आप जिंदा रहे या मर जाए।
वो तो पूरा क्या करेंगे, आपका हेल्थ रिपोर्ट देखेंगे, आपको कोई बीमारी तो नहीं ना, उसके हिसाब से वो आपको पॉलिसी देंगे। बट उसके बाद तो भाई वो सब तो ऊपर वाले के हाथ में है भाई, बराबर है। तो ऐसा देर इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स बट इज, क्या बोल रहे हैं ध्यान में रखना, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज देर इज नो प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, द ऑब्लिगेशन कैनॉट बी मेजर्ड विथ सफिशिएंट रिलायबिलिटी। तो भाई हमने तो फर्स्ट पॉइंट में यही पढ़ा था कि कब रिकॉर्ड कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। अगर वो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं है या वो मेजर नहीं कर सकते हैं तो हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या, नहीं। ऊपर हमने वही बात करी थी ना, वही रिपीट कर करके समझा रहे अपने। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए चलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको ऑडिट करेंगे। एज 29 के हिसाब से ये बात होती है। एज 29 हुआ है, तू हाँ बोल रहा है फिर पूछ रहा झाले का, हाँ आजकल में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े यहां से, चलो ओके। एग्जिस्टेंस एज एट द पीरियड एंड, एंड जितने भी प्रोविजंस आपको करने हैं वो आपने करने हैं, और साथ ही साथ वैल्यूएशन। तो ये जो भी अभी अपन पढ़ने वाले पॉइंट्स, तीनों को साथ में लेके चलने वाले हैं। कौन से 3 पॉइंट्स को साथ में लेके चलना है, एग्जिस्टेंस भी, कंप्लीटनेस भी और वैल्यूएशन भी, ठीक है ना, साथ में लेके चलना है इसको। रेडी, ओके। सो प्रोविजंस क्या है ये बॉडी में समझ में आया ना, हम लोग क्या चीज को वेरीफाई करने जा रहे हैं ये आपको समझ में आना चाहिए, तभी जाके हम लोग क्या वेरीफाई कर रहे हैं ये समझेगा, मतलब कैसे वेरीफाई कर रहे हैं ये समझेगा। क्लियर एकदम। ऑब्लिगेशन इन द पास्ट, प्रेजेंट उसको देना पड़ेगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है और उसको मेजर कर सकते हैं। अगर ये तीनों बातें इनमें से कोई भी एक नहीं है तो उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पहले सिंपल बात, लिस्ट ऑफ ऑल प्रोविजंस, अग्रीमेंट्स जिसके लिए आप प्रोविजन कर रहे हो उसका कुछ ये होना चाहिए ना, ऑब्लिगेशन तो होना चाहिए इन द पास्ट। ऑब्लिगेशन आएगा कैसे, आपने कुछ अग्री किया होगा ना, आपने इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वारंटी प्रोवाइड करी होगी, कुछ ना कुछ तो ऑब्लिगेशन होगा ना। तो ऑब्लिगेशन के लिए आपने अग्री किया होगा ना कुछ, क्योंकि जब तक आप अग्री नहीं करोगे, जब तक आप अग्री नहीं करोगे तब तक ऑब्लिगेशन कैसे आएगा, समझा क्या बात को। या विद द कस्टमर्स टू असेस व्हाट द वारंटी कमिटमेंट्स, एनी लीगल और अदर क्लेम्स लाइक लिटिगेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो, समझा क्या। तो पहले उनसे अपन ने ऑब्टेन करना है क्या है, लिस्ट। फिर ऑब्लिगेशन चेक करने के लिए अग्रीमेंट्स, जम रहा है क्या। उसके बाद ऑब्टेन अंडरलाइंग वर्किंग एंड बेसिस फॉर ईच ऑफ द प्रोविजंस मेड फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड वेरीफाई दैट द सेम इज कंप्लीट एंड व्हाट एक्यूरेट। मतलब अब आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आपको यहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि नहीं। अरे वो एस्टिमेट है ना ये, तो एस्टिमेट है ये, तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना बच्चों। तो एस्टिमेट कैसे कैलकुलेट करोगे, वर्किंग करके, बराबर के नहीं। उसका बेस क्या लिया आपने, किस बेसिस पे आपने ये एस्टिमेट किया है आपने। सो आपको उसका वर्किंग, उसका कैलकुलेशन, उसका एस्टिमेट आपको चेक करना है कि मैनेजमेंट आपने ये प्रोविजंस किस बेसिस पे करी है, क्योंकि फिर उसके बाद एज एन ऑडिटर अपन चेक करेंगे वेदर इट अपीयर्स टू बी रीजनेबल और नॉट। पहले सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट तुमने ये काम कैसे किया है। पॉइंट नंबर 1 क्या बोला, लिस्ट ले लो, ऑब्लिगेशन के लिए अग्रीमेंट ले लो, बराबर के नहीं। फिर लिस्ट और अग्रीमेंट होने के बाद
ये तुमने अमाउंट कैसे लाया उसका कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। क्लियर है एकदम? ओके, फिर इस कैलकुलेशन की बात करेंगे। वी विल ऑब्टेन व्हाट दी एक्सपर्ट्स रिपोर्ट। एक्सपर्ट्स कौन हो सकते हैं? यहां पे एक्चुअरीज हो सकते हैं, बराबर लिखेंगे वहां पे। एक्सपर्ट्स कौन हो सकते हैं सर? देयर कैन बी एक्चुअरीज। एक्सपर्ट्स कौन हो सकते हैं सर? देयर कैन बी वैल्यूअर्स, बराबर। एक्सपर्ट्स कौन हो सकते हैं यहां पे? सर देयर कैन बी लॉयर्स, अगर लिटिगेशन होगा तो बोलो रे। सो लॉयर्स होंगे, तो उनके रिपोर्ट्स को हम स्टडी करेंगे यहां पे, बराबर है। फिर कैलकुलेशन एंड अंडरलाइंग वर्किंग देखेंगे टू सी द प्रोविजन अमाउंट। सो उनका रिपोर्ट कैलकुलेशन तो ऊपर देखा ही, और फिर उसके बाद आपने जो अमाउंट जो रिकॉर्ड किया है वो हम लोग स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल, फॉर वारंटी इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, डू यू अग्री कि वारंटी में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, अब कितने फोन आएंगे, कितने का रिपेयरिंग का खर्चा आ सकता है, बराबर के नहीं, आधा पैसा देना पड़ेगा या पूरा पैसा देना पड़ेगा, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, बराबर है। सम एंटिटीज गेट दैट वैल्यू थ्रू एन एक्चुअरी। समझा क्या बात को? तो अगर आपको कभी ऐसे नंबर्स क्रंचिंग या ऐसा बहुत आपका मैच बहुत ही ज्यादा जोरदार है, तो आपने क्या करना चाहिए? एक्चुअल वैल्यूएशन, एक्चुअल कोर्स करना चाहिए। द ऑडिटर में रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू शेयर व्हाट, कि एक्चुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दीजिएगा। अगर वो लीगल डिस्प्यूट है तो लीगल एक्सपर्ट के पास जाएंगे, बराबर है। द ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर द अंडरलाइंग अजम्पशंस यूज्ड बाय द एक्सपर्ट विद द डेटा शेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, कि वो assumptions वो whether it appears to be reasonable or not। सो हमने कहा ना कि इनके, क्योंकि एस्टिमेट है ना बच्चों, तो एस्टिमेट्स विल बी बेस्ड ऑन व्हाट? assumptions ओनली, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सो आपको समझ में आया? इन्होंने अभी इतना पूरा जो उसको ज्ञान दे दिया ना, बराबर। इसको लेंदी कैसे किया आपने समझा क्या? एग्जाम्पल ऐड करके, एक्चुअरी का लिया एक एग्जाम्पल, एक लिटिगेशन का, लॉयर का लिया। दिस इज द आर्ट यू शुड लर्न। नहीं तो बच्चा क्या है सर इतना ही लिख के आना है, एग्जाम्पल नहीं लिखना, क्या नहीं लिखने का भाई, समझा? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। क्लियर एकदम? ओके, नाउ एसए 500 किसकी बात करता है? ऑडिट एविडेंस। वो कहता है व्हेन यू आर यूजिंग व्हाट? द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, the audit evidence that auditor should obtain include, ये टेक्निकली ऐसे 500 बोलता है, टेक्निकली आप पूरा लिंक समझिए। टेक्निकली ऐसे 500 बोलता है कि आप एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए एक्सपर्ट्स की सहायता यूज कर सकते हो, बट ऐसे 620 बोलता है कि जब आप एक्सपर्ट का काम अगर आप यूज करोगे तो आपने एक्सपर्ट के बारे में क्या क्या चेक करना है पहले वो देखना है। समझा क्या बात को? हमने पढ़ा है ना इसके बारे में थोड़ा एक बार। तो हमने क्या देखना है कि वो जो एक्सपर्ट है, जो हम लोग एक्चुअरीज, लॉयर्स और उनकी जो बात कर रहे हैं, हमें देखना है वो सब्जेक्ट मैटर को लेके क्या उनके पास वो नेसेसरी नॉलेज है क्या। क्योंकि आप समझिए बात को, कभी कभी क्या हो सकता है, कोई लॉयर्स एक्स पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, बट अगर उसने वाई पर्टिकुलर फील्ड के डिस्प्यूट के बारे में अगर रिपोर्ट दिया है तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम है ना उसमें। समझा क्या बात को? तो हमें क्या देखना है? उसका कॉम्पिटेंस, उसका कैपेबिलिटीज एंड उसकी ऑब्जेक्टिविटी। ये हमने ऐसे 600, 610, 620 में भी बात करी थी, बराबर है? अरे बोलो। बट 600 में बस हमने उसके कॉम्पिटेंस के बारे में बात नहीं करी थी, क्योंकि हमने बोला था कि वो अदर ऑडिटर भी तो सीए होगा करके, याद है क्या आपको ऐसा? इसलिए हमने उसके कैपेबिलिटीज के बारे में बात करी थी और ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात करी थी। ऐसे 600 के बारे में चर्चा हुई थी। सो कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज, देन वेदर द एक्सपर्ट is employed by the entity or is the outside party।
बराबर है, मतलब ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट है या कोई और है, किसने इस एक्सपर्ट को, हु अपॉइंटेड द एक्सपर्ट, क्वेश्चंस लिखो यहां पे मार्जिन में, हु, अपने को एक्सपर्ट का रिपोर्ट अगर अपन ले रहे ना, तो पहले अपने को क्या समझ में आना चाहिए कि ये एक्सपर्ट कौन अपॉइंट किया, क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि बाबा ये एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट है या नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया या थर्ड पार्टी ने अपॉइंट किया है, उसके बेसिस पे वो किसके साथ मिला जुला है नहीं है, वो हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि कौन अपॉइंट किया। सो एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, हु अपॉइंटेड, उसके बेसिस पे ही फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, उसका इंडिपेंडेंस, है ना बच्चों, क्या चेक करेंगे, उसका इंडिपेंडेंस चेक करेंगे। फिर उसके बाद कैपेबिलिटीज के लिए क्या चेक करेंगे, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस, उनका वर्क एक्स क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, बराबर है कि नहीं। एंड देन नॉलेज ऑफ द एक्सपर्ट इज क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी, इंडस्ट्री एसोसिएशन कि सर आपने इस इंडस्ट्री में काम किया है क्या आपने पहले कभी, बराबर। आप एक्सपर्ट तो, बट कभी आपने ये मैटर के लिए, आप इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कभी काम किया है क्या आपने, नो डाउट आप एक्चुअली हो, बट कभी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए काम किया है आपने, तो वो भी आपने को चेक करना पड़ेगा। तो ये बातें हो गई। सो फर्स्ट हमने क्या चेक करा इधर, मतलब ये पूरा ये एक्सपर्ट के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट के लिए पहले उसका कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज और कमिटमेंट देखना है, सॉरी ऑब्जेक्टिविटी देखना है। तो इसके लिए हम लोग कौन अपॉइंट किया, उसका इंडिपेंडेंस, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस और आखिरी में उसका क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या देखना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क। अब एक्सपर्ट तो बढ़िया है एकदम, अब हमें एक्सपर्ट से समझ में आ गया कि ये बंदा जो काम किया ना होना रही है, बराबर काम कर सकता है ये, अब उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। तो अब जो उसने जो यहां पे जो काम करा है, अब चलिए उस काम को स्टडी करते हैं। क्या करेंगे, उसके काम को स्टडी करते हैं। सो क्या कहता है यहां पे, वेदर द ऑडिटर हैज एक्सपर्टीज टू इवेल्युएट द रिपोर्ट। समझा गया आपको, जब उसका काम चेक कर रहे हैं तो पहले साले ऑडिटर, तेरे में एक्सपर्टीज है क्या तू उसका रिपोर्ट इवेल्युएट करने के लिए। एक्चुअरियल ने रिपोर्ट दे दिया वैल्यूएशन का, तेरे को पता है कि कैसे इवेल्युएट करते हैं इसको, ये रिपोर्ट को कैसे स्टडी कर तेरे को मालूम है नहीं ना, फिर काय को होशियारी कर रहा तू। तो पहले हमने क्या करना चाहिए, पहले अपने को वो रिलेवेंट एक्सपर्टीज है क्या, समझा गया। तुमको अगर वो एक्चुअल रिपोर्ट, मान लो फॉर एग्जाम्पल लॉयर है, चलो थोड़ा और एक्चुअल छोड़ो, लॉयर की बात करते हैं। लॉयर ने वो पूरा जो है ना केस पेपर्स बनाए, है ना, लिटिगेशन डिस्प्यूट के मामले में मस्त बढ़िया एकदम केस पेपर बनाया, आपको दिया, तेरे को पढ़ने आता है वो लीगल डॉक्यूमेंट, समझ में आता है वो टर्मिनोलॉजी। अगर वो लीगल पेपर्स, वो जो कैसा वो नोटिस भेजा, फिर रिप्लाई क्या आया, हियरिंग का कैसा क्या पता है क्या तेरे को, नहीं पता तो कैसा इवेल्युएट करेगा इसको। सो पहले उसके काम को इवेल्युएट करने के लिए पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको आता है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद आपने, उन्होंने जो अजम्पशंस लिए वो चेक करेंगे, और जो डेटा चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल, उन्होंने क्या डेटा यूज किया वो आपको चेक करना है। सो पहले क्या, एज एन ऑडिटर वेदर वी हैव एक्सपर्टीज टू इवेल्युएट द रिपोर्ट। फिर उसके बाद हमने चेक करना है कि साहब आपने कौन से अजम्पशंस लगाए, और जो अजम्पशंस आपने लगाए वो कौन से डेटा के ऊपर आपने लगाए, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद काम स्टडी होने के बाद इवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस। अप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी एंड, क्या बोलते हैं अप्रोप्रिएटनेस, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट मतलब क्या बोला था, क्वालिटी भी होना चाहिए, मतलब रेलेवेंस होना चाहिए, लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, कि जो एरिया जिसके लिए हम लोग प्रोविजन चेक कर रहे हैं उससे फिर वो सुटेबल है या नहीं है, बराबर है।
So whether it is the provision appears to be what? Reasonable, it is relevant, it is complete and accuracy of the source data used by the expert. समझा? So अब finally ये जो काम हो चुका है, अब इस पे हम लोग क्या देखेंगे? Evaluate the appropriateness of his work as audit evidence for the relevant assertion. So now we see that the work appears to be what? Reasonable of the expert's finding. It is relevant, complete and accurate. जो डेटा है वो सही है, जिसके बेसिस पे आपने ये जो जजमेंट दिया है वो. एंड आखिरी में वी ऑब्टेन व्हाट? रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट that it has made all the provisions which were required. essay number 580. तो इधर डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर नहीं रहा, मेन क्या था? एक्सपर्ट. तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा आपको? ये 3 पॉइंट्स को लेके आएगा कि यू आर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज. The entity has appointed an expert to determine the amount of provisions and contingencies to be made. As an auditor to the financial statements, how will you evaluate or how will you use the work of auditors or work of the expert? How will you use the work of an expert to verify the same? How will you evaluate his work? तो आपने सबसे पहले 3 मेन हेडिंग्स 3 ध्यान में रखने के. पहले उसका कॉम्पिटेंट, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को देखने का है. फिर सेकंड जो उसने काम किया वो देखने का है. और फिर वो काम क्या हम लोग एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं क्या? समझा गया? ये 3 मेन ब्लॉक्स है. तो फिर उसके ऑब्जेक्टिविटी के लिए फिर हमने क्या बोला कि भाई तेरे पास वो क्या बोलते, तेरे को अपॉइंट कौन किया? ऐसे लिखने का नहीं, हु अपॉइंटेड, वेदर ही इज एम्प्लॉयड बाय द क्लाइंट और बाय आउटसाइड पार्टी, द इंडिपेंडेंस, बराबर है. फिर उसका एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस, फिर उसका एसोसिएशन विद द इंडस्ट्री, द मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी एंड द क्वालिफिकेशन. फिर ये बातें होने के बाद फिर सेकेंड पॉइंट पे वर्क फ्रंट पे हम लोग क्या देखते हैं फिर उसका कि आर वी एबल टू इवेल्युएट, do we have the necessary expertise, then the assumptions and the data, and then using the work we see that whether it is relevant and reasonable and whether the source data used by the expert is what? It is relevant, complete and accurate. और फिर मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने का. समझ में आएगा आपको? सो ऐसा स्पेसिफिकली से प्रोविजन कंटिंजेंसीज पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा. ऐसा पूरा नहीं आएगा, उसमें का कोई एक सिलेक्टिव पार्ट भी आपको पूछा जा सकता है. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बाकी खत्म हो गया. 3 असर्शन हो गए यहां पे, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन, सब एक साथ आ गया. बराबर है. पहले लिस्ट ले लिया था अपन ने, तो उससे आपका एग्जिस्टेंस पता चला. फिर कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन करा, अग्रीमेंट्स चेक करे, तो कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन चेक कर लिया. ऐसा डिस्क्लोजर रीड करना अच्छे से, मन लगा के, एकदम बढ़िया तरीके से. और ये भी अगर आप आओगे तो ये भी पढ़ना है आपको. डिटेल्स ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड, हमने कारों में बात करी थी, बेनामी प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, सो उसका डिस्क्लोजर देना है. एंड रिलेशनशिप विद द स्ट्रक ऑफ कंपनी. स्ट्रक ऑफ कंपनीज मतलब आरओसी, कुछ कंपनीज का नाम क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है. बराबर, क्योंकि वो डमी कंपनी हो सकती है, शेल कंपनीज हो सकती है, या वो कंपनीज ने कोई इलीगल एक्टिविटीज करी होंगी. तो अगर आप वो स्ट्राइक करी हुई कंपनीज के साथ आपका कुछ रिश्ता है, तो आपने उसका डिस्क्लोजर देना है कि आपने कितना पैसा लगाया था, कितने उनसे आने हैं, कितने उन्हें देने हैं, क्या आपने उनके साथ कुछ बिजनेस किया था, तो उसके डिस्क्लोजर्स आपको देने हैं. ये आप एफएम में अलग अलग रेशियोज पढ़ते हो, बराबर है. तो ये सारे रेशियोज आपको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. सो यू विल सी दैट ऑल दीज डिस्क्लोजर्स आर गिवन. ठीक है. सो यू हैव टू रीड इट टिल पेज नंबर 91. देन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैप्शंस पे चलेंगे.
लास्ट वाला पॉइंट इसके अंदर पढ़ना बहुत जरूरी है। 25% से अगर ज्यादा डेविएशन अगर है बराबर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। क्या होता है ये एमसीक्यू में, ट्रू एंड फॉल्स में कभी क्वेश्चन आता है तो पता होना चाहिए, इसीलिए एक एक लाइन पढ़ना है दोस्तों। ना ना ना, हाँ ये वाला अबेटर। अबेटर का मतलब होता है कि टू एनकरेज समवन टू डू समथिंग रॉन्ग। कंपनी के अगेंस्ट कोई केस चालू है, किसके लिए? क्योंकि उसने एनकरेज किया था किसी और को गलत काम करने के लिए। टू असिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, टू असिस्ट और टू एनकरेज, किसी को साथ देना, किसी का साथ देना गलत काम में, या किसी को एनकरेज करना कि तू गलत काम कर, मैं हूं तेरे साथ। यस, कि ऐसा कोई लिटिगेशन चालू है क्या?
चलो shall we go ahead? किधर? नेचर ऑफ प्रोसीडिंग, स्टेटस ऑफ द सेम। प्रोसीडिंग्स मतलब जो केस चालू है ना, उसको प्रोसीडिंग्स बोलते हैं, कार्रवाई। तो उसका स्टेटस क्या है, कंपनी का क्या विचार है उसके ऊपर, कंपनीज व्यू। ठीक है, चलो आगे बढ़े यहां से। अभी बैलेंस शीट के सारे पॉइंट्स हो गए अपने, और अभी बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार चीजें हैं यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैप्शंस। एकदम आराम से ये करना कि जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो, चेक कर रहे हो कि कंपनी ने कोई प्रोडक्ट्स को बेचा है या कोई सर्विसेज दी है, तो उसको कैसे वेरीफाई करना। बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, हम लोग को सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट टू एंड इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, ओके। सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसके बारे में बातचीत करेंगे। सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। द सेल्स एंड कलेक्शन साइकिल इन अ बिजनेस refers to the set of process that begin when, बहुत फालतू चीजें लिखी है, फास्ट पढ़ेंगे। सेल क्या होता है, परचेस क्या होता है, ये इसके बारे में आपको ज्ञान दिया है, ठीक है ना। तो बस पढ़ना जरूरी है, बस कोई एमसीक्यू ट्रू एंड फॉल्स ना निकल जाए इसके लिए। ठीक है, सो इट इज अ प्रोसेस दैट बिगिंस विथ व्हेन अ कस्टमर परचेसेस द गुड्स एंड एंड्स व्हेन द एंटिटी रिसीव्स द कंप्लीट पेमेंट अगेंस्ट द सेल। समझा गया आपको? पहले कस्टमर परचेस करेगा और वो ट्रांजैक्शन एंड कब होगा, जब आपको उसका पैसा मिलेगा तब। वाओ, पता था क्या ऐसा होता है करके। तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कब होता है, जब पहले बेचेंगे फिर पैसा आएगा, पैसा आया तो खत्म, जब बेचा तब होता है स्टार्ट। सेल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम in the financial statements which will have a considerable effect on the profit generated and on the closing stock. आप कितना सेल करते हो, बराबर, that is the important item that will have the effect on profit and on the closing stock. क्या होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मतलब अपने को लगता है कि यार ये सब बहुत वाहियात चीज है, ये एग्जाम में बस क्या हो गया, बोल दिया इसका, परचेस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट अफेक्ट्स व्हाट द क्लोजिंग स्टॉक एंड परचेसेस, क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट। आप तो ट्रू ही लिख के आओगे, हाँ भाई सही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, सेल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइटम। एज पर ऐसे 315, द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द रेवेन्यू इज व्हाट, जनरली हाई। बराबर कि नहीं? आपको एमसी ऑप्शंस में आएगा एमसीक्यू में कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज जनरली हाई इन रेवेन्यूज, इन एक्सपेंसेस, बराबर है, इन एसेट्स, लाइबिलिटीज, कुछ भी आपको पूछेंगे पता होना चाहिए एज पर ऐसे 315 कि रिस्क यहां पे ज्यादा है। तो समझाने लायक कुछ नहीं है, ये पढ़ना इसीलिए है कि ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन में पूछ लिया तो भाई पता होना चाहिए। ठीक है ना। एज अ पार्ट ऑफ द ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ईयर एंड में मतलब पीरियड एंड में, द ऑडिटर्स टेस्ट सेल्स ट्रांजैक्शंस over those transactions to ensure that entity is not materially misstating its revenues and accounts receivable. Year end मतलब क्या है, close to 31st of March, बराबर के नहीं, year ending में। तो आपको वो सेल्स को चेक करना बहुत जरूरी, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, मैन्युपुलेशंस ईयर एंडिंग में कर सकते हैं। रेवेन्यू साइकिल, सेल्स सर्विस, अकाउंट्स रिसीवेबल, डिपॉजिट स्लिप, कैश चेक रिसीट, अकाउंट्स रिसीव्ड। समझा गया? ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन द क्लियर अंडरस्टैंडिंग about what the organization and its revenue centers. रेवेन्यू सेंटर्स मतलब क्या होता है पता है आपको, कि ये कहां से पैसा अर्न कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रेवेन्यू सेंटर्स। जैसे अगर अपन कोई कार डीलर की बात करते हैं, so they are earning the revenues from what, sales, service and spares। समझा? कभी आप देखो अगर कोई भी डीलर है ऑटोमोबाइल में, तो वो गाड़ी बेच के पैसा कमाता है, बराबर। फिर वो क्या करता है, सर्विसिंग भी करता है, उसके भी पैसे लेता है, स्पेयर पार्ट्स भी बेचता है, आजकल तो वो लोग इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं,
फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसा अलग अलग उनके क्या है, रेवेन्यू सेंटर्स है, अलग अलग जगहों से पैसा कमाता है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कौन से अलग सेगमेंट्स या रेवेन्यू सेंटर्स है इनके, जिससे ये लोग पैसा अर्न कर रहे हैं। समझ में आया आपको? सो वो एग्जाम्पल पढ़िए आप। पढ़ना है, कहां कहां से पैसा कमाते हैं वो आपको गो थ्रू करना है। क्लियर है? तो कौन से मेजर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। सेकेंड, वी नीड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द इंटरनल कंट्रोल इन रिगार्ड्स टू व्हाट द सेल्स। एग्जाम्पल पढ़ो। ये सब बातें हमने पढ़ी हुई है ऑडिट के थ्योरी में। अब इसको बस क्या बोल रहा है वो यहां पे इंप्लीमेंट करना है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, चेक्स द क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट मतलब कितना उधारी पे माल दे सकते हैं। सेल कर रहे हैं ना, तो सबको थोड़ी ना उधारी पे दे सकते हैं। हु ऑथराइजेस सेल्स, रेज इनवॉइस, डिस्पैच, who collects and records the amounts, debtors who ensure that the risk and rewards are transferred to the customers, how the sales have been recognized, ऐसा. Then the auditor is going to obtain understanding, and after understanding he is going to test the controls. याद है ना, अपन यही तो करते हैं, पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, फिर कंट्रोल रिस्क के बारे में पता चलता है, उसे इनहेरेंट रिस्क समझती है, फिर उसके बाद रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से डिटेक्शन रिस्क। बराबर है कि नहीं? टेस्ट द कंट्रोल्स द एंटिटी हैज सेट अप, बराबर, टू डिटरमाइन हाउ स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल दे आर, इफ दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, if they are strong and operating effectively can reduce the extent of checking। बराबर है कि नहीं? अगर इसमें डेफिशिएंसीज है तो यू हैव टू कम्युनिकेट एज पर, ऐसे पढ़ा था क्या हमने इसको, कम्युनिकेटिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। कॉमन इंटरनल कंट्रोल्स ओवर सेल्स साइकिल इंक्लूड कि वो प्री नंबर्ड होने चाहिए, या हमने किसमें बात करी थी, याद होगा आपको जब हम लोग ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज ये चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें बोला था हमने कि द बिल शुड बी सीरियली नंबर्ड, सो दैट इज प्री नंबर्ड सेल्स इनवॉइस, ताकि इसमें का कोई सेल्स इनवॉइस मिसिंग ना हो। फिर इट शुड बी अंडर व्हाट प्रॉपर ऑथोरिटी, बराबर है, ऑफ अप्रूवल एग्जीक्यूशन। देन देयर विल बी ऑथराइजेशन ओवर सर्टेन लिमिट्स एंड ऑथराइजेशंस ओवर व्हाट राइट ऑफ। तो ये इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए। फिर समझ में आया अपन ने क्या क्या करा सेल्स के लिए। जनरल पहले अंडरस्टैंडिंग लिया कि इनके सेल्स रिकॉर्ड कैसे होते हैं, सॉरी पहले इनके सेल्स कैसे रिकॉर्ड होते हैं और इनके रेवेन्यू सेंटर्स क्या है। फिर उसके ऊपर के इंटरनल कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग लिया, इंटरनल कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग लेके उसको टेस्टिंग किया। टेस्टिंग करने के बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं, वी विल डू व्हाट, रैंडम सैंपलिंग। ऐसे नंबर कौन सा यहां पे 530। सो वी विल रैंडम सैंपल ट्रांजैक्शंस। तो क्या क्या रैंडमली अपन चेक करेंगे कि कस्टमर का, पहले अपन सेल चेक कर रहे हैं ना अभी, तो पहले सेल के लिए कस्टमर का पहले क्या आएगा, परचेस ऑर्डर। पहले मैं अगर आपका कस्टमर हूं तो मैं पहले आपको परचेस ऑर्डर दूंगा, फिर आप मुझे सेल करोगे ना। पहले परचेस का ऑर्डर तो आने दो, फिर बेचेंगे, डायरेक्ट थोड़ी बेचेंगे ऑर्डर आए बगैर। तो पहले ऑर्डर, फिर ऑर्डर को मैच करेंगे विद द इनवॉइस, और फिर कस्टमर का स्टेटमेंट देखेंगे कि सही में उसको वो प्रोडक्ट भेजा था या नहीं। टू एंश्योर दैट द कंट्रोल बीइंग टेस्टेड इज नंबर्ड सेल्स इनवॉइस। दिस विल एनेबल द ऑडिटर टू डिटरमाइन व्हाट द कंट्रोल्स विल डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ हिज
सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड। समझा गया? तो सैंपल में आपको क्या देखना है, पहले कस्टमर का परचेस ऑर्डर, फिर उसके बाद आपने देखना है इनवॉइसेस, और फिर आपने देखना है कस्टमर के स्टेटमेंट्स। ठीक है ना? तो आपको क्या होगा, आप परचेस ऑर्डर का सीक्वेंस होगा, इनवॉइसेस का सीक्वेंस होगा, और फिर उसी इनवॉइसेस के सीक्वेंस में ही क्या होना चाहिए, कस्टमर के स्टेटमेंट में वो बिलिंग्स दिखने चाहिए ना आपको। तो इससे पता चलेगा कि वो सीरियली नंबर्ड है या नहीं है। दिस विल हेल्प हिम टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ हिज सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। देन फाइनली वी परफॉर्म व्हाट, सब्सटेंटिव प्रोसीजर विच इज अ मस्ट। अब ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स इज ऑप्शनल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स इज ऑप्शनल। ध्यान में रखना इसके अंदर क्वेश्चन कैसा बनेगा, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर इज मस्ट, बट सब्सटेंटिव प्रोसीजर में आता है दो, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। उसमें से क्या करना क्या नहीं करना वो ऑप्शनल है। क्या होता है ना, ये ऐसे क्वेश्चन आते फिर बच्चे को लगता कि अरे वाह यार, क्योंकि वो क्या बोलेगा, ऑप्शनल। हाँ सही है, सर ने पढ़ाया था और हमने थ्योरी में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि ऑडिटर कैन ईदर यूज टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर और बोथ। इसे याद है कि आपको पढ़ा था अपन ने? तो फिर बच्चा क्या बोलेगा कि हाँ सर ने तो ऐसे ही पढ़ाया था। और ये चैप्टर नंबर 5 का पेज नंबर कौन सा, 93, उसमें पॉइंट नंबर 4 में किधर तो जाके पढ़ा हुआ ये पॉइंट थोड़े ना आपको ध्यान में रहेगा। दिस इज हाउ, मतलब समझो एमसीक्यूज ट्रू एंड फॉल्स 45 मार्क्स है ना, इसीलिए आप मतलब आप लोग सब बोलोगे, अभी तो कोई बोलेगा नहीं, आपको पता है। बट एक बच्चा भी पूछ रहा कितने लेक्चर है, हार्डली एक आध लेक्चर लगेगा और बराबर खत्म होने आए। बट जो मैंने आपको डे 1 पे बोला था, फिर रिमेंबर, एक एक लाइन पढ़ना है अपने को बराबर। हमने पूरा सिलेबस का जितने भी अपने क्वेश्चन है एक एक लाइन हमने पढ़ा है, और हर एक लाइन के लिए क्या क्वेश्चन कैसा बन सकता है अपन ने डिस्कस किया है उसको, है ना। क्योंकि क्या होता है ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा के उसको छोड़ देना वो बहुत आसान काम है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, 45 ऑड मार्क्स के आपके एमसीक्यूज और ट्रू एंड फॉल्स कैसे कवर करोगे आप इसको। इसमें से जो भी निकालेंगे डेटा, आप समझो मैंने मतलब क्वेश्चन बैंक नहीं है मान लो आपके पास, ट्रू एंड फॉल्स का डेटा नहीं, क्योंकि इसका कोई ऐसा थोड़ी है कि जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दी उसमें से एमसीक्यू आएगा। तुम पहले ये समझो, वो एक टेस्टिंग प्रैक्टिस के लिए ठीक है, बट गारंटी है क्या उसी में से आएगा, सेम ट्रू एंड फॉल्स आएगा उसमें से? नहीं। तो ये इंस्टीट्यूट क्या करेगा, ये जो है ना ये सब है, यही गीता, यही कुरान, यही बाइबल, सब यही है। समझा गया? जो भी आना है इसमें से ही आना है, इसके बाहर कुछ नहीं आना। तो यू हैव टू मेक श्योर कि मॉड्यूल थरो होना चाहिए। समझा? सो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स क्या बोलते हैं इसको, इट इज अ मस्ट। कोई पूछ रहा था सर ये डिसकंटिन्यूएंस से कैसे अर्न करेगा, डिसकंटिन्यूएंस से अर्न नहीं करेगा, आपको वो रेवेन्यू वो भी कंसीडर करना है ऑफ द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। धंधा कर रहा हूं, साल के बीच में बंद कर दिया ना, तो वो भी रेवेन्यू कंसीडर करना है। समझा क्या भाई? उस रेवेन्यू को कैसे छोड़ दोगे? समझा क्या बात को? ऐसा। चलिए, सब्सटेंटिव प्रोसीजर इज व्हाट, इट इज अ मस्ट। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर विल कंसिस्ट ऑफ, अभी ये तो आता है आपको, एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसे नंबर कौन सा 520 में पढ़ा था, ट्रेंड एनालिसिस, प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन, कैटेगरी वाइज सेल्स एनालिसिस, बराबर। ये ध्यान में रखना, सेल्स का ट्रेंड बराबर है, प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन, कैटेगरी के साथ कंपैरिजन बराबर, एंड एनी अदर एनालिसिस जो ऑडिटर को लगता है इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद बिल्ड अ सेल्स एक्सपेक्टेशन, बराबर के नहीं? आपको याद है हमने पढ़ा था ऐसे 520 में कि वी हैव टू बिल्ड एन एक्सपेक्टेशन एंड दैट एक्सपेक्टेशन शुड बी व्हाट, प्रिसाइज। जितना ज्यादा डिसएग्रीगेशन होगा उतना एक्यूरेट और प्रिसाइज हम लोग एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर सकते हैं। सो यू बिल्ड एन एक्सपेक्टेशन कि कितना हो सकता है। देन द ऑडिटर विल नीड टू नो द सेल्स प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स ओवर द ईयर,
द एवरेज सेल प्राइस पर प्रोडक्ट एंड द डिस्काउंट पॉलिसी। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एनालिटिकल प्रोसीजर हम लोग कर सकते हैं कि लगभग आपका कितना सेल्स होना चाहिए, आप कितने डिस्काउंट देते हो, आप कितना क्या बोलते हो प्राइजेस चार्ज करते हो, तो इससे एक एवरेज प्राइस निकलेगा, कितने प्रोडक्ट्स आप बेचते हो, इससे एक एक्सपेक्टेशन जनरेट करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे विथ व्हाट, करंट पीरियड फिगर्स, प्रायर पीरियड फिगर्स, ट्रेंड आप चेक करेंगे, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे बॉस, एक सेल्स के बारे में एक आइडिया ले लोगे। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर इज मस्ट, उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर कैसा करना वो समझ में आया आपको, एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। और वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वो हमने कारो में भी पढ़ा था, कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट, उसमें प्राइवेट कंपनीज के लिए हमने बोला था कि टोटल रेवेन्यू नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ऐसा वो लाइन लिखा था हमने। डन, चलो सो अभी हम लोग बेसिक असर्शंस को चेक करते हैं, मजा आएगा अभी ये सेल्स के लिए। आप देख रहे हो ये कितनी सारी बातें, देखो है ना, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, देखेंगे अगर फास्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर है ही अपने पास बहुत सारे दिन। टुमारो इज व्हाट, सैटरडे, बाय सैटरडे और संडे अगर नहीं हुआ तो करना तो पड़ेगा ना, नहीं हुआ तो भी करना तो पड़ेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए सो अपने को क्या चेक करना है, सबसे पहले ऑकरेंस। ऑकरेंस का मतलब समझते हो, इट शुड पर्टेन टू अस, अपने ही सेल्स बराबर अपन क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी और के सेल्स हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये थोड़ा इजी मामला है, बस लॉजिकली इसको रीड करना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एज एन ऑडिटर हाँ भाई मैं यही बातें तो चेक करूंगा बराबर। सबसे पहले इट इज नॉट ओवरस्टेटेड, जितना एक्चुअल में माल बेचा है उतना ही आपने रिकॉर्ड करना चाहिए। चेक वेदर द सिंगल सेल्स इनवॉइस इज रिकॉर्डेड ट्वाइस और कैंसल्ड इज ऑल्सो व्हाट रिकॉर्डेड। मार्जिन में लिख के रखो, बस मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप लिख के रखो, ट्वाइस नहीं होना चाहिए, या जो सेल कैंसिल हो चुका है तो उसको भी आपने रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोग किसके लिए देख रहे हैं कि बाबा वो ओवर स्टेटमेंट ना हो, तो हमने क्या है, एक सेल एक ही बार रिकॉर्ड होना चाहिए, इतना ध्यान में रखो। तो एक सेल एक बार रिकॉर्ड होना चाहिए तो मतलब दो बार नहीं होना चाहिए, और जो सेल नहीं हुआ है या कैंसिल हुआ है उसको भी आपने रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ये दिमाग में रहेगा क्या कि इसको लर्न करके जाना पड़ेगा, लॉजिकली दिमाग में आना चाहिए, सही है एकदम। या उसके बाद आप क्या देखोगे, इसके लिए वी विल चेक व्हाट फ्यू इनवॉइसेस with their entries, obtain confirmation from the customers to ensure the genuineness of sales transaction। वहां पे मार्जिन में लिखते जाने का ऐसा कंफर्मेशन, मतलब आपको पता है ऐसे 505 कि सही में भाई तेरे को बेचा क्या ये। देखो हमने ट्रेड रिसीवेबल का कंफर्मेशन लिया, समझा क्या, बट कभी कभी ट्रेड उसमें क्या अकाउंट बैलेंस को कंफर्म किया ना, बट क्या कभी कभी हम लोग कोई एक ट्रांजैक्शन को भी कंफर्म कर सकते हैं क्या, बोलो आया ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं आज मेरा क्या देखता हूं, सेल्स रिपोर्ट देखता हूं और मुझे दिखता है कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट को है ना भाई 40% डिस्काउंट दे दिया है,
बहुत नीडी पर्सन था, 40% डिस्काउंट दे दिया, ऐसा वैसा। तो सही में 40% दिया या नहीं दिया, मैं क्या करना चाहिए? मैंने भाई वो स्टूडेंट को फोन लगा ले कि बेटा तेरे को कितना डिस्काउंट मिला? थैंक यू सर, मेरे को 40% डिस्काउंट मिला, ओके बाय। एज एन ऑडिटर मेरे को कंफर्म हो गया ना भाई, समझा गया बात को? सो यू कैन कंफर्म द जेन्युइननेस बाय ऑब्टेनिंग व्हाट? कंफर्मेशन। समझा गया बात को? यस सर। उसके बाद फिक्टिशियस रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। फिक्टिशियस कस्टमर्स मतलब, फिक्टिशियस मतलब जो काल्पनिक है, बराबर, फेक, बराबर के नहीं? तो फेक सेल्स, फेक कस्टमर्स आपने रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए। Whether any shipments were done without the consent and agreement of the customer, especially at the year end, to inflate the sales. क्या किया इन्होंने? शिपमेंट किया है, बराबर, शिपमेंट किया है विदाउट कंसेंट ऑफ whom? विदाउट कंसेंट एंड अग्रीमेंट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर ने बोला ही नहीं माल बेच करके, कस्टमर ने बोला ही नहीं माल बेच करके, और ये तुमने जानबूझ के क्या कर दिया? ईयर एंड पे माल बेच दिया आपने। आपको याद है हमने ट्रेड रिसीवेबल में पढ़ा था कि अब भी जानबूझ के हम लोग ज्यादा बेच देंगे, सेल बढ़ा देंगे, और फिर बाद में 5-6 दिन बाद रिटर्न आ जाएगा। कोई बात नहीं, रिटर्न आ जाएगा। तो हमने वो ट्रेड रिसीवेबल का, उसके साथ साथ वो सेल्स पे भी उसका इंपैक्ट आएगा, क्योंकि कोरिलेटेड नहीं है, बराबर? यस। तो शिपमेंट्स विदाउट। फिर अनअर्न्ड रेवेन्यू रिकॉर्डेड एज अर्न्ड। अनअर्न्ड रेवेन्यू रिकॉर्डेड एज व्हाट? अर्न्ड। मतलब क्या? पैसा आपको मिला नहीं है, बट फिर भी आप क्या बता रहे हो? इसका पैसा मिल चुका है। अनसर्टेनिटी अबाउट कलेक्टेबिलिटी, पैसा देगा या नहीं देगा? माल तो बेच दिया, सर्विस तो प्रोवाइड कर दी, बट अब कभी कभी क्या होता है, सर्विस हमने प्रोवाइड कर दी, कभी कभी कोई कस्टमर क्या होता है, भाई सर्विस में मजा नहीं आया यार, पैसा नहीं दे रहा मैं तेरे को, अड़ जाते हैं कभी कभी कस्टमर्स। ये यूजुअली सर्विस इंडस्ट्री में हो जाता है, ये दे प्रोवाइड द सर्विस, बराबर, बट देन दे आर लाइक यार मजा नहीं आ रहा यार, सो फिर उसके बाद नो आई विल नॉट पे। एज अ सर्विस प्रोवाइडर व्हाट यू कैन डू? एज अ सर्विस प्रोवाइडर व्हाट यू कैन डू? आपकी दी हुई सर्विस वापस थोड़ी ले सकते हो। अभी मान लो साहूकार बाल काटने गया, ठीक है ना, उसको हेयरकट पसंद नहीं आया, वो कहता है अरे क्या फालतू काटे यार, पैसा नहीं दे रहा तेरे को, वो क्या करेगा वो? और क्या करेगा ना उसके अलावा? सो ऑप्शन नहीं है, तो वो भी चेक करना है। वेदर कस्टमर ऑब्लिगेशंस आर कंटिंजेंट ऑन अदर एक्शंस लाइक फाइनेंसिंग और रीसेल एटसेट्रा। कस्टमर ऑब्लिगेशंस आर कंटिंजेंट ऑन अदर एक्शंस। आपको पैसा कब मिलेगा? अगर आप मेरा ये प्रोडक्ट बेच दो तो मैं आपको पैसा देता हूं, नहीं तो रहने दो, रीसेल। समझा क्या बात को? फॉर एग्जाम्पल आपका फोन बेचने जाते हो, बराबर है, आपको मान लो 80,000 रुपीज का फोन है, 20,000 रुपए आपको कैशबैक आ रहा है, आपको देने 60,000, तो आपको 60,000 कब दोगे? जब वो 20,000 रुपए आपको वो बेच के देगा, तब आप 60,000 दोगे ना उसको, बराबर है। तू पहले मेरा ये बेच, फिर उसके बाद मैं तेरे को दूंगा, तू मेरे लिए ये काम कर, फिर मैं तेरे को वो पैसे दूंगा, बराबर के नहीं? सो इट इज कंटिंजेंट। पहले आप ये मेरा प्रोडक्ट, मान लो अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीदा, तो पहले रजिस्ट्रेशन करो, फिर उसके बाद पैसे दूंगा। कंटिंजेंट होता ना, इफ दिस देन दैट। समझा बात को? ऐसा। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? तो ओवर स्टेटेड ना हो, इसके लिए हमने क्या क्या बातें देखी? ओवर स्टेटेड ना हो, लॉजिकली आप बोलो, डबल बार नहीं होना चाहिए, या कैंसल को रिकॉर्ड मत करो, बराबर। फिर जनरली जो आपको दिमाग में आता है, फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए, जो सिंपल सिंपल है वो बोल के नक्की हो जाओ। ज्यादा माल बेच दिया विदाउट ऑथराइजेशन, विदाउट कंसेंट, फिर फिक्टिशियस वाला तो हो गया। फिर अनअर्न्ड रेवेन्यू का आपने बता दिया है अर्न करके, बराबर। अनसर्टेनिटी है कि इफ दिस देन दैट, फिर भी आपने सेल्स को बुक कर दिया, यस। फिर ये सबको प्रूव करने के लिए यू विल ऑब्टेन व्हाट? कंफर्मेशन टू एस्टैब्लिश द जेन्युइननेस। लास्ट पैराग्राफ पढ़ते, फिर कंप्लीटनेस वाला असर्शन हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपको समझेगा कि 95 से 115 या 114 तक फिर बचता है। सो अगले 20 पन्ने रहते हैं अपने। सो आज भी हमने 15 पेजेस तो पढ़े आज हमने, ठीक है? और ये पीएनएल के आइटम्स तो फास्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
तो सीक्वेंस चेक करना है, चलो चेक करेंगे। सीक्वेंस मतलब क्या, वो सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, बीच में कोई भी मिसिंग होना नहीं चाहिए। अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस आपने चेक करने हैं कि अनयूजुअल मतलब आपने डिस्काउंट ज्यादा दे दिया, या वो सीजन नहीं है वो प्रोडक्ट बिकने का, बट फिर भी वो कैसा बिका। गर्मी में स्वेटर का सेल दिखा रहे लोग, गर्मी में स्वेटर का सेल दिखा रहे, सही नहीं है ना बात, बराबर के नहीं। अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, भाई ये सही नहीं लग रहा, लॉजिकल नहीं लग रहा है ये, तो वो आपको चेक करना है, एग्जाम्पल लिख के रखना है इसे, ठीक है ना। हेवी डिस्काउंट इज एन अनयूजुअल, यूजुअली नहीं मिलता है ये डिस्काउंट, आपने कैसे दे दिया इसको, बराबर है। या वो सीजन नहीं है, अनसीजनल प्रोडक्ट आपने बेच दिया, तो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो गया ये। फिर आपको रेशियोज चेक करने हैं उसके, बराबर विद द प्रीवियस ईयर। एंड लास्ट में सेल्स रिटर्न भी आपने चेक करना है। तो सीक्वेंस में होना चाहिए, अनयूजुअल सेल्स को चेक करो, फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, रेशियोज को चेक करो विद द प्रीवियस ईयर, एंड आखिरी में सेल्स रिटर्न। सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड अबाउट व्हाट, ऑकरेंस असर्शन। क्लियर है? या कल मिलेंगे और बात करेंगे अबाउट व्हाट, कंप्लीटनेस। सो और लगभग 20 पन्ने बाकी है। लेट्स होप दैट टुमारो इज द लास्ट डे। ओके ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, टेक केयर।